साल 1992 अप्रैल महीने की वह तपती दोपहर मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में रोज की तरह हलचल थी। लेकिन अचानक पत्रकार सुचेता दलाल के कैबिन में रखे फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक गुमनाम कर्मचारी, उसकी आवाज में खौफ था और शब्दों में एक ऐसी सच्चाई जो पूरे देश को हिलाने वाली थी। उसने धीरे से कहा, सुचेता मैडम, क्या आपको पता है एसबीआई के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हर्षद मेहता बैंक के 500 करोड़ डकार गया है। उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक गुमनाम शख्स का वो एक फोन कॉल भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख देगा। इसी एक कॉल ने द बिग बुल हर्षद मेहता के पतन की कहानी लिख दी। लेकिन इस महाघोटाले में हर्षद मेहता अकेला नहीं था। उसके साथ एक और चेहरा था, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस पूरे स्कैम का असली खेल फाइलों के ढेर के पीछे छिपकर खेल रहा था, जिसके पास बैंक की तिजोरी की जादुई चाबी थी। हाल ही में आई फिल्म लकी भास्कर ने इस कहानी को पर्दे पर उतारा है। लेकिन क्या वो फिल्मी भास्कर वाकई इतना लकी था? आज हम उस असली अनलकी भास्कर यानी आर सीतारमण की पर्दों को खोलेंगे, जिसने बैंक के भरोसे को देश के सबसे बड़े घोटाले में बदल दिया। आखिर कैसे सुचेता दलाल ने इन दोनों की जुगलबंदी को दुनिया के सामने बेनकाब किया। चलिए शुरू करते हैं हर्षद मेहता और उस रहस्यमयी अनलकी बैंकर के 4000 करोड़ के स्कैम की अनसुनी दास्तां। इस स्कैम की गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस भारत को समझना होगा जहां कंप्यूटर एक लग्जरी चीज था और बैंकों का सारा काम कागजों और रजिस्टरों पर चलता था। आज आप मोबाइल फोन से एक सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन तब एक बैंक से दूसरे बैंक तक पैसा पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। 1991 से 92 के उस दौर में बैंक आपस में एक दूसरे को थोड़े समय के लिए पैसा उधार देते थे। इसे कहते थे रेडी फॉरवर्ड डील। जब एक बैंक दूसरे बैंक से सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटीज खरीदता तो उसे एक रसीद मिलती, एसजीएल रसीद, सिक्योरिटीज जनरल लेजर रसीद। यह रिजर्व बैंक जारी करता था और यह एक तरह की गारंटी होती थी कि बैंक के पास सरकारी बॉन्ड सुरक्षित पड़े हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल होता था, बैंक रिसिप्ट यानी बीआर। यह भी लगभग वैसा ही एक रसीद थी जो बताती थी कि संबंधित बैंक के पास इतनी सिक्योरिटीज मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि इन रसीदों को तुरंत चेक करने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई डेटाबेस नहीं, बस कागज पर भरोसा। और यही वो जगह थी जहां से पूरा फ्रॉड शुरू हुआ। यहीं से एंट्री होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उस चमकते सितारे की जिसे लोग अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट कहते थे, हर्षद मेहता। गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले हर्षद मुंबई आए, कई छोटी मोटी नौकरियां की और फिर स्टॉक ब्रोकर बन गए। उनके पास मार्केट को पढ़ने की गजब की समझ थी। उनका तरीका सीधा था, बैंक से पैसा उधार लो, उसे शेयर बाजार में लगा दो, कीमतें ऊपर चढ़ाओ और मुनाफा कमाकर बैंक का पैसा वापस कर दो। एसीसी का शेयर जिसकी कीमत कुछ ही महीनों में 200 से बढ़कर करीब 9000 हो गई थी, इसी खेल का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इतना बड़ा खेल चलाने के लिए हर्षद को एक इनसाइडर चाहिए था, कोई ऐसा जो बैंक के अंदर बैठकर नियम तोड़ सके, और वह बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी विभाग का एक अफसर सीतारमण। आर सीतारमण की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन उनकी पोजीशन और उनका रोल कोड के डॉक्यूमेंट्स में साफ दर्ज है। वो एसबीआई की सिक्योरिटीज डिवीजन में एक ऐसे पद पर थे जहां करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट का हिसाब रखा जाता था। यहाँ भरोसा बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे चेक करने वाला कोई नहीं था। जांच में सामने आया कि सीतारमण ने बिना पूरी सिक्योरिटीज के फर्जी या देरी से आई एसजीएल रसीदों के सहारे हर्षद मेहता के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे स्कैम से सीतारमण को खुद क्या मिला। सच बताएं तो इसका कोई साफ आंकड़ा पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। किसी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि सीतारमण के अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। कोर्ट के फैसले में सिर्फ इतना कहा गया कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके बैंक को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। यानी उनका असली मकसद पैसा था या सिर्फ हर्षद मेहता पर अंधा भरोसा। यह बात आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन हर्षद मेहता की कहानी में यह चीज बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे पैसा आता गया, उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह बदल गई। वो मुंबई के सबसे पॉश इलाके वर्ली में समंदर के सामने एक शानदार पेंट हाउस में रहने लगे। उनके पास एक टोयोटा लेक्सस गाड़ी थी जो उस दौर में सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में मिलती थी। भारत में इसे लाना लगभग नामुमकिन था। दिलचस्प बात यह थी कि यही गाड़ी देखकर सुचेता दलाल को पहली बार शक हुआ था कि आखिर एक बैंक अफसर के दोस्त के पास इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई।
इसके अलावा हर्षद के पास कई पोर्स जैसी लग्जरी कारें थी। एक आम आदमी जो कभी सेल्समैन की नौकरी करता था, अब करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन चुका था। लेकिन इतना बड़ा खेल सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक सीमित नहीं था। सीतारमन तो बस एक रास्ता थे। हर्षद ने बैंक रिसिप्ट के जरिए देश के कई बड़े बैंकों को सेंध लगा दी। एसबीआई के अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक से करीब 10 करोड़ का हेरफेर हुआ। इसके अलावा ANZ ग्रिंटलेज यूको बैंक और बैंक ऑफ कराड़ जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे। इन सारे बैंकों का हिसाब जोड़ा गया तो पूरा आंकड़ा 4000 करोड़ तक गया। हर्षद का तरीका बड़ा साफ था। एक बैंक से पैसा निकालो, उसे मार्केट में लगाओ और जब पहले बैंक को पैसा लौटाने का समय आए तो दूसरे बैंक से फर्जी बैंक रिसिप्ट के जरिए पैसा निकालकर पहला कर्ज चुका दो। यह एक सर्कुलर फ्रॉड था जिसे तब तक कोई पकड़ नहीं सका जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था। इसी बड़े जाल में यूको बैंक के 2 और अफसर भी फंसे थे, विनायक देवस्थली जो असिस्टेंट मैनेजर थे और PA कारक खनिज जो सीनियर मैनेजर थे। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के फंड्स मैनेजर MS श्रीनिवास भी इस खेल का हिस्सा बने। हर बैंक में हर विभाग में कोई ना कोई अफसर था जो या तो लालच में फंसा था या फिर सिस्टम पर इतना भरोसा करता था कि उसे शक करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसी पूरी कहानी में एक बहुत जरूरी नाम है AN बावडेकर। बावडेकर SBI का मुख्य ब्रांच में तिजोरी के इंचार्ज थे। नियम के मुताबिक R सीतारमन जो भी चेक जारी करते उन पर बावडेकर के काउंटर साइन यानी दूसरे दस्तखत भी जरूर थे ताकि कोई अकेला इंसान फ्रॉड न कर सके। लेकिन बावडेकर बार बार यही कहते रहे कि उन्हें असल में पता नहीं कि इन कागजों के पीछे क्या चल रहा है। फिर भी वह इंसान साइन करते चले गए क्योंकि जब तक पैसा वापस आता रहा किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। अब बारी थी उस पत्रकार की जिसका जिक्र हमने इस कहानी की शुरुआत में किया था, सुचेता दलाल। वो अनजान फोन कॉल की आवाज जो सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में गूंजी थी, वो सिर्फ एक टिप थी, लेकिन एक टिप पर भरोसा करना और उसे देश का सबसे बड़ी स्टोरी में बदलना यह आसान काम नहीं था। भारतीय पत्रकारिता में सुचेता दलाल का नाम उन गिनी चुनी आवाजों में आता है जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से सत्ता के गलियारों और शेयर बाजार के दिग्गजों की नींद उड़ा दी थी। 1992 में जब पूरा देश हर्षद मेहता को शेयर बाजार का मसीहा मान रहा था, तब टाइम्स ऑफ इंडिया की इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने उस चमक धमक के पीछे छिपे काले सच को भांपना शुरू कर दिया था। सुचेता ने उस कॉल पर आंख मूंदकर यकीन नहीं किया। उन्होंने खुद बैंकिंग सिस्टम के बारीकियां समझनी शुरू की कि आखिर एक स्टॉक ब्रोकर के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, जबकि शेयर बाजार में उसका कोई डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ फंड नहीं था। उन्होंने बैंकों के बीच होने वाले पैसों के लेन देन को खंगालना शुरू किया और धीरे धीरे यह कड़ियां जुड़ने लगी कि हर्षद मेहता के अकाउंट में जो करोड़ों रुपए आ रहे थे उनका सीधा रास्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज डिवीजन से होकर गुजरता था। उन्होंने किसी भी जानकारी को तब तक नहीं छापा था जब तक हर एक कड़ी को खुद क्रॉस चेक करके पक्का नहीं कर लिया। और आखिरकार महीनों की इस खोजी पत्रकारिता के बाद 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर वो खबर छपती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हेडलाइन थी 500 करोड़ SBI बैंक से गायब। रातों रात हर्षद मेहता का वो शानदार साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, हजारों छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। उधर बैंक के जांच अधिकारी सीतारमन को ढूंढने में जुट गए। पता चला कि सीतारमन तमिलनाडु में एक छोटे शहर पलानी में अपने बेटे की धार्मिक रस्मों में शामिल होने गए हैं। जरा सोचिए इस वक्त के इस मजाक को। एक तरफ सीतारमन अपने परिवार के साथ एक खुशी के मौके पर मौजूद थे और दूसरी तरफ उनकी उस एक कलम ने पूरे भारत की इकोनॉमी की जड़ें हिला के रख दी थी। अधिकारियों ने उन्हें वहीं से ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही बावडेकर, देवस्थली, करखानीस और श्रीनिवासन जैसे बड़े अफसर भी इस केस में फंस गए। कानून की नजर में बावडेकर भी उतने ही गुनहगार बन गए जितने सीतारमन। साल 2000 में जिस दिन बावडेकर रिटायर होने वाले थे उसी दिन बैंक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इससे पहले वह कुछ दिन जेल में भी बिता चुके थे। बाद में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जो सीतारमन की सजा से भी ज्यादा थी। बैंक ने खुद अपने टर्मिनेशन लेटर में माना था कि बावडेकर की कोई बदनीयती नहीं थी, उन्हें सीतारमन की प्लानिंग की कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी सिर्फ काउंटर साइन करने की वजह से उन्हें अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी तीनों की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारतीय न्याय व्यवस्था की एक और कड़वी सच्चाई दिखाता है। केस दर्ज होने के 23 साल बाद 30 अक्टूबर 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रोशन दलवी
ने अपने करियर के आखिरी दिन सीतारमण और श्रीनिवासन को दोषी करार दिया। दोनों को 4 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना सुनाया गया, साथ ही 5 करोड़ कंपनसेशन भी। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा था कि इनके काम इतने गंभीर थे कि इन्हें देश विरोधी कहा जा सकता है। लेकिन इसी फैसले में एक और सच्चाई भी छुपी थी। इस पूरे केस में 22 लोगों पर मुकदमा चला था। इनमें से 3 बरी हो गए, 3 की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई और सिर्फ सीतारमण और श्रीनिवास को दोषी ठहराया गया। बाकी 16 को शक का फायदा मिल गया। जब तक फैसला आया, सीतारमण खुद बुढ़ापे के करीब पहुंच चुके थे। इंसाफ जो मिला वह बहुत देर से मिला। अब सवाल यह उठता है कि हर्षद मेहता का क्या हुआ। यह पूरा स्कैम सामने आने के बाद उन पर 27 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस और सैकड़ों सिविल केसेस दर्ज हुए। सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहे। साल 1999 में उन्हें मारुति उद्योग से जुड़े एक अलग फ्रॉड केस में दोषी ठहराया गया, लेकिन हर्षद अपने ज्यादातर मामलों का फैसला देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाए। 31 दिसंबर 2001 की रात, जब वह थाने जेल में बंद थे, उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें ठाणे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज मिलने में देर हो गई। हार्ट अटैक से सिर्फ 47 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। एक ऐसा आदमी जिसने कभी पूरे शेयर बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाया था, वह आखिर में एक वार्ड में इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया। इस पूरे स्कैम ने भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई ताकि पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। रिजर्व बैंक और सरकार को पूरी बैंकिंग निगरानी व्यवस्था नए सिरे से बनानी पड़ी। इसी स्कैम के बाद नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जैसे संस्था बनाई गई ताकि शेयर्स और बॉन्ड्स की कागज की जगह डिजिटल यानी डीमैट फॉर्म में रखे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दबदबा तोड़ने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मजबूत किया गया और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुई, जिससे हर लेन देन ट्रांसपेरेंट और तुरंत वेरीफाई होने लगा। आज हम अपने फ़ोन से सेकंडों में शेयर खरीदते हैं और हर ट्रांजैक्शन तुरंत वेरीफाई होता है, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि यह पूरा सिस्टम किस बड़े स्कैम के बाद बनाया गया। आर सीतारमण की कहानी एक वार्निंग है कि जब भरोसे को बिना जिम्मेदारी के दिया जाता है तो एक अकेला इंसान भी पूरी इकोनॉमी को घुटने पर ला सकता है। हर्षद मेहता को लोग बिग बुल के नाम से याद करते हैं, लेकिन सीतारमण जैसे कई लोग जो बिना किसी सुर्खी के बैंक के दरवाजे अंदर से खोल देते हैं, और उनकी कहानी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर बड़े स्कैम के पीछे एक बंदूक नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तखत होता है जिसे कभी वेरीफाई नहीं किया गया। तो दोस्तों, यह थी हर्षद मेहता और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस अफसर अनलकी भास्कर यानी सीतारमण की पूरी कहानी।